एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट साइंस। आज से हम स्टार्ट करेंगे डीएवी साइंस क्लास 6 का कोर्स। देख सकते हो डीएवी क्लास 6 की बुक है मेरे पास। इसका फुल कोर्स हम कवर करेंगे। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन जनवरी 2020। चैप्टर 1 से हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 और इस कोर्स में है 14 चैप्टर 6 क्लास के कोर्स में। ओके, तो हम सीरीज वाइज चलेंगे। चैप्टर 1, 2, 3 एंड चैप्टर 14। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 1, अवर एनवायरनमेंट। देखिए, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो, उसमें आप चारों तरफ देखते होंगे कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को मिलाकर के हमारा एनवायरनमेंट बनता है। जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जो लिविंग कंपोनेंट्स से एनवायरनमेंट बनता है उसे बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। तो लिविंग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, जिन्हें फूड की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, उन्हें हम लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं। तो लिविंग कंपोनेंट्स से बनता है बायोटिक एनवायरनमेंट। ओके, लिविंग कंपोनेंट्स को क्या कहेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स। और उससे जो एनवायरनमेंट बनेगा उसे कहेंगे हम बायोटिक एनवायरनमेंट। तो आज हम बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबायोटिक एनवायरनमेंट। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स है वो है प्लांट। प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, मींस जो अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स प्रोड्यूसर कैसे हैं? सभी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। ओके, सो प्लांट्स जो है अपना खाना, अपने लिए भी खाना बनाते हैं और हमारे लिए भी खाना बनाते हैं। आपने देखा होगा जितना भी फूड हम खाते हैं वो सभी की सभी सब खाना प्लांट से ही आता है। ओके, देन सो इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्लांट्स अपना खाना जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। यू नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और वाटर एंड मिनरल्स लिया जाता है ज़मीन से, और सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, यानी कि ऑटो यानी सेल्फ एंड ट्रॉफ यानी कि फूड। इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर यानी कि ऑटोट्रॉफ्स। नाउ सेकंड कंपोनेंट है एनिमल। एनिमल एंड ह्यूमंस बीइंग्स आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स। ओके, हम एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। इसलिए हम किस कैटेगरी में आते हैं? कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। कंज्यूमर को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ। अब नाउ एनिमल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द फूड। नंबर 1 इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स रिलेटेड फूड खाते हैं, घास या सब्जियां या प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस, जैसे काउ, बफेलो, गोट, कैटल। ओके, नाउ सेकंड इज कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, तो उन्हें कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। एंड ओमनीवोरस एनिमल्स उनको कहते हैं जो मीट और प्लांट्स दोनों को खाते हैं, यानी कि वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो उन्हें कहते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स, लाइक बियर, पिग। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनीवोरस, क्योंकि वो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, और दोनों तरह का खाना खाते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स को भी ओमनीवोरस कहा जाता है। नाउ थर्ड कंपोनेंट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रखने में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। दे प्ले अ बिग रोल इन अवर एनवायरनमेंट। एक तो वो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रखते हैं, नंबर 2 सॉइल को एनरिच करते हैं, यानी कि सॉइल की गुडनेस को बढ़ाते हैं, नंबर 3 प्लांट्स को मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, नहीं तो प्लांट्स में सॉइल में मिनरल्स कहाँ से आएंगे?
हम अपने गमलों में तो हम खाद जो कंपोस्ट होती है वो डाल देते हैं, पर जो बाकी के जो मैदान है वहाँ पर जो पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उनको कंपोस्ट कैसे मिलती है? बाय दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो फूड होता है वो ड्राइव करते हैं फ्रॉम द डेड बॉडीज। इन फ्रॉम लिविंग थिंग्स में से वो अपना खाना ड्राइव नहीं कर सकते। जो भी डेड बॉडीज होते हैं, डेड प्लांट्स एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वो अपना खाना उनमें से निकालते हैं। जब वो खाना निकाल रहे होते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान वो उन बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मींस मिनरल्स। वो कन्वर्ट कर देते हैं उन डेड बॉडीज़ को इनटू द मिनरल्स, और वो जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं। सॉइल में जाने से इस तरह से सॉइल की जो गुडनेस है वो बढ़ जाती है, सॉइल को वो एनरिच करते हैं, एंड देन इस तरह से प्लांट्स को मिनरल्स मिलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से चलता है। मिनरल का साइक्लिंग मतलब कि मिनरल्स जो है, देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने मिनरल्स बनाए, सॉइल में चले गए, देन वो जो मिनरल्स हैं वो प्लांट्स में गए, प्लांट्स ने फूड प्रोड्यूस किया, फूड जो है वो हमने खाया, देन हमारी जो डेड बॉडीज हैं वो डिकम्पोज हुई, देन वो डिकम्पोज हुई एंड देन कन्वर्टेड इनटू द मिनरल्स, और वो मिनरल्स वापस सॉइल में गए। तो इसको क्या कहेंगे हम? रिसाइकिल ऑफ मिनरल्स। ओके, फंगी एंड बैक्टीरिया आर द मेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हेल्प करती हैं डिकम्पोजिशन में, ठीक है। ये बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसके अलावा एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे जैकल, क्रो, वल्चर, काइट्स, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये डेड बॉडीज खाते हैं, एनिमल एंड ह्यूमंस की, तो ये जो है डेड बॉडीज को खाते हैं, तो इसीलिए ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है स्कैवेंजर्स। अगर आपने देखा है, डू यू नो पढ़ते हैं, इफ डेड ऑर्गेनिज्म आर नॉट डिकम्पोज्ड, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं करे, then their number will go on increasing and there will be no space left for the living organism. Okay, now activity 1 आप करिए, आप खुद करिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है देन मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, कोई भी क्वेरी है तो। ओके, नाउ कम्स टू द एक्टिविटी 2। इसमें आपको एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेना है, एक क्लॉथ का लेना है और एक प्लास्टिक बैग लेना है, और 3 गड्ढों में मिट्टी के गड्ढे खोद करके उसमें दबा देना है। देन आपको 1 मंथ के बाद देखना है कि क्या होता है, क्या होगा। न्यूज़पेपर और क्लॉथ डिकम्पोज्ड हो जाएंगे एंड कन्वर्ट इनटू द मिनरल्स, एंड वो मिट्टी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, उसके अंदर चले जाएंगे, और ठीक है। तो इस तरह, इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में ये बिल्कुल भी हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते। बट प्लास्टिक क्या होगा, आप 1 महीना 2 महीना रख लो, तब भी हमारा जो प्लास्टिक होगा ज़मीन के अंदर, आप जब देखोगे तो वो एज इट इज़ ही रहेगा। ओके, नाउ जो प्लास्टिक है, इसीलिए प्लास्टिक को नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा गया। Now, what is the biodegradable material and non-biodegradable material? जो मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, ठीक है, that material which can be broken down into simpler substances by microorganisms, जो मटेरियल इजीली डिकम्पोज्ड हो जाते हैं एंड हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं करते, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होते, कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर substances by any microorganism that are called non biodegradable material। इसलिए प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। इसको अगर आप जलाओगे तो वो हवा को दूषित करेगा,
पानी में डालोगे तो पानी पॉल्यूट हो जाएगा, सीवर में अगर चला गया तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर इज लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन मेक्स बाय द प्लास्टिक। सो इसीलिए प्लास्टिक को बैन किया गया है, कहा गया कि सेम डू नॉट यूज द प्लास्टिक बैग्स। ओके, आपने देखा होगा अपने एरियाज में आसपास दो तरह के डस्टबिन रखे होते हैं, एक ब्लू डस्टबिन होता है और एक ग्रीन डस्टबिन होता है। तो ग्रीन डस्टबिन में आपको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डालना होता है जो कि डिकम्पोस्ट हो सकता है, वो वाला गार्बेज डालना होता है। और ग्रीन वाले में आपको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डालने होते हैं जो डिकम्पोस्ट हो सकते हैं, वो वाला गार्बेज आपको ग्रीन वाले डस्टबिन में डालना है। एंड ब्लू वाले में नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डालने हैं जो कि डिकम्पोस्ट नहीं हो सकते। तो इस तरह से ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है? ऐसा करने से ये होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है वो हमें अलग होकर मिल जाते हैं, जिससे हम जिन्हें हम मिट्टी में दबा सकते हैं, गड्ढा खोद के उन्हें हम मिट्टी में डाल सकते हैं, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा, हमारा जो गार्बेज है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होगी ऐसा करने से। ओके, नाउ ओके, आपको पता है हमारा जो किचन वेस्ट होती है उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट यानी कि खाद, जो भी क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके हो गए, किचन वेस्ट में जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के छिलके हैं, जितना भी जो भी किचन में हम खाना बनाते समय जो भी हमारा कूड़ा गार्बेज होता है, वो सारा अगर हम एक गड्ढा खोद करके उसमें डाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंपोस्ट मिलता है। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द कंपोस्ट। इस कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में वर्म्स जो है बहुत बड़ा हाथ होता है उनका। वर्म्स जो है हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। दे कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट वेरी फास्ट। वाइट वर्म्स, रेड वर्म्स, अर्थ वर्म्स, ये काफ़ी सारे तरह के वर्म्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ वर्म्स, ओके, जो कि कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। जब वर्म्स हेल्प करते हैं कंपोस्ट बनाने में, ओके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। और जो कंपोस्ट बनकर रेडी होती है उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। और ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत अच्छी होती है, जो सॉइल को एनरिच करती है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाती है। नाउ मूव टू द एक्टिविटी 3 में कहा गया है कि आप जब भी आपके घर में गार्बेज निकलता है तो आप उसको अलग अलग श्रेणी में डिवाइड करें। जैसे कि रिसाइकल, मतलब आप देखें कि ये जो कूड़ा है वो रिसाइकल हो सकता है, जैसे कि पेपर हो गया या लोहा हो गया, तो उसको हम रिसाइकल के लिए अलग से रख सकते हैं और आप इसको रिसाइकल के लिए दे सकते हैं। और कुछ ऐसे गार्बेज है जिनको हम आप देखो कि क्या ये जो गार्बेज हम फेंक रहे हैं क्या ये दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं? अगर यूज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए। और जो किचन वेस्ट होता है, मोस्टली किचन वेस्ट होता है, उनसे आप क्या बना सकते हो? कंपोस्ट बना सकते हो। आप गार्बेज के अपने डस्टबिन में डाल देते हो किचन वेस्ट को भी, इसकी जगह आप उसे मिट्टी का गड्ढा खोद कर उसमें डालोगे तो उससे क्या मिलेगा? मिट्टी को फ़ायदा होगा, कंपोस्ट रेडी होगी, मिट्टी को मिनरल्स मिलेंगे और जो गार्बेज है उसकी क्वांटिटी भी कम होगी और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन रहेगा। तो आज हमने पढ़ा है बायोटिक एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। आगे है अबायोटिक एनवायरनमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।